हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ाऊंगा, जिसको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक एटॉमिक थ्योरी बताऊंगा। हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस या जो भी मैटर है वो बेसिक यूनिट एटम से मिलके बने हुए। तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जो आपको ये यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी दो सब्सटेंस को रगड़ेंगे, मतलब रब करेंगे, तो क्या होगा कि एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे सब्सटेंस में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गिलास को रब करते हैं सिल्क के साथ, तो गिलास को सिल्क के साथ रब करने में क्या होता है कि गिलास पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आना इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सोच सकते हैं कि NaCl जब बनता है तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है, क्योंकि Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। और ये Na जो होता है वो मेटल होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उस वजह से इसमें प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर हम दो गिलास की रॉड ले लें और उसको हम सिल्क के साथ रब करें, तो दोनों गिलास की रॉड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और सिल्क पे नेगेटिव आ जाता है। अगर मैं इस गिलास की रॉड को इन दोनों को आपस में पास में लाऊं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना। तो इसका मतलब, और अगर मैं इस गिलास को इस सिल्क के पास लेके आऊं, तो ये एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं एबोनाइट को रब करूं फर के साथ, तो एबोनाइट की जो स्टिक है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हमको ये पता चला कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक को वो बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जो एक जैसे चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। तो इसको अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो हम एक बॉक्स से ले लेते हैं, और इस बॉक्स में मैं बोलता हूं कि मैंने दो चार्जेस रख दिए हैं, एक Q1 और एक Q2। तो अगर मैं इस बॉक्स का आपसे टोटल चार्ज पूछूं, तो आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और अगर मैं एक दूसरा बॉक्स लूं और उसमें मैं तीन चार्जेस ले लूं, Q1 माइनस Q2 और Q3, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो चार्ज इस एडिटिव नेचर को दिखाता है। प्लस माइनस चार्ज आपस में घट जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसका हम इस स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। तो चार्ज को ना ही हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो आप पूछोगे कि आपने तो अभी ये गिलास की रॉड ली थी और यहाँ पर सिल्क लिया था, तो आपने बोला था कि सिल्क पे तो हमने नेगेटिव चार्ज पैदा कर दिया और गिलास पे तो हमने पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दिया। जब तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ये सिस्टम अलग अलग थे तो दोनों पे टोटल चार्ज क्या था, 0 था, और जब हमने दोनों को रगड़ लिया तो आप दोनों का चार्ज जोड़ोगे तो उसके बाद वो भी क्या होगा, टोटल 0 होगा। इसके बाद हम चार्ज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि कोई भी चार्ज अगर Q है तो उसको हम n कोई नंबर है और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो कोई भी चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन के टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबल जैसे
2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, उसी तरीके से E1 जा 1, E2 जा 2E, E3 जा 3E। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। हम कभी भी इसको हाफ E, 1/3E, 7/5E ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। ये टोटल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने गिलास को हमने रब किया था सिल्क के साथ, तो गिलास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो गिलास क्या कर सकता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। कभी कभी ये नहीं बोलेगा गिलास कि हाँ भाई तू मेरा आधा इलेक्ट्रॉन ले ले और आधा मैं अपने पास रखता हूँ, तो शेयरिंग कर लेते हैं आधे आधे की। ऐसा नहीं होगा। चार्ज हम मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, सो ऑन, इस तरीके से होगा। तो हम Q को Ne की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो जो ये Q का जो आपका यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्योंकि इसके बाद हम कूलम लॉ में जा रहे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी यूनिट कूलम होती है, कूलम में लिखा जाता है। ओके, तो अगर मुझे 1 कूलम चार्ज निकालना हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N × E रख लूंगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज को कितना होता है, तो N = होगा 1/E। ये E यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स नंबर है। तो 10⁻18 इतना बड़ा नंबर है। तो 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी में आता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि 1 कूलम जो है वो बिग यूनिट है चार्ज की। तो इसीलिए हम चार्ज को जनरली या तो माइक्रो कूलम में लेंगे, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 कूलम होती है, या मिली कूलम में लेंगे, या नैनो कूलम में लेंगे, या पिको कूलम में लेंगे। इसके बाद हम 2 चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको कूलम लॉ के थ्रू बताया जाता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर अपोजिट हो, और अगर सेम हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन ये हमको किस लॉ के थ्रू बताया गया, ये हमको कूलम लॉ के थ्रू बताया गया। यहाँ पर हमने 2 चार्जेस लिए हैं, Q1 और Q2, और इनके बीच जो फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। अगर हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको एक इक्वल का साइन लाके के लिखना पड़ेगा। तो ये फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये बन जाएगी। यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो के की वैल्यू 1/4πε0 होगी, जिसकी वैल्यू 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आ रहा है ε0, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे, और ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। इसका मतलब जो ये चार्ज का जो सिस्टम है ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। अगर इसको किसी मीडियम पर रख देंगे तो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक सिस्टम पर विचार कीजिए जहां पर 2 हमने चार्जेस लिए हैं जिनकी वैल्यू 1 कूलम है, और उन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस में मैंने रखा हुआ है। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला बना था वो बना था 1/4πε0, ये के की वैल्यू थी, Q1 Q2/r²। अगर मैं Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम ले लूँ और डिस्टेंस 1 मीटर ले लूँ, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 10 × 10⁹9 न्यूटन। तो 1 कूलम ऐसी यूनिट होती है जहां पर अगर 2 चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है? 10 × 10⁹9 न्यूटन का लगता है। ये कितना बिग क्वांटिटी है। तो इसीलिए हम चार्ज को माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इन सब में लेते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।